इस केस की जो रीसेंट प्रोसीडिंग है वो रूटीन वाइज 14 डेज़ का फर्दर रिमांड जो था जुडिशियल एक्सटेंड हो गया पटियाला जेल में। अब वो फर्दर 14 डेज़ के अंदर उन्होंने चालान जो है वो अपना कंप्लीट करना है इन्वेस्टिगेशन में, और यहाँ फर्दर भी एक्सटेंड हो सकता है फॉर सम रीज़न। तो अभी तक की रीसेंट डेवलपमेंट यही है। और इसके अलावा नज़ारती कौंसिल का जो फैसला है उस पे हमारी तरफ से भी उनको हमने चैलेंज कर दिया है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी उसको चैलेंज कर दिया गया है, और उसके लिए 3 नवंबर के लिए वो फिक्स हो गया है। उसमें नोटिस हो गए हैं एनसीसीआईए को भी और नज़ारती कौंसिल को भी कि किस कैपेसिटी में उन्होंने ये फैसला जो है वो इशू किया है। अच्छा। अच्छा, वैसे ताहिर साहब, ये जो नज़रियाती काउंसिल का जो आया है, ओपिनियन आया है, ज़ाहिर है कि उनको रीच आउट किया गया है, जो नेशनल एनसीसीआई जो कहलाती है, तो उन्होंने उन्होंने बेसिकली ओपिनियन मांगा, उन्होंने ओपिनियन दे दिया है। तो इसके अंदर आप समझते हैं इनकी ज्यूरिसडिक्शन से बाहर है ये चीज़ भी, ओपिनियन देना भी? जी, ओपिनियन जो एनसीसीआई बेसिकली जब ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस होता है तो हम कहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है के तौर पे वो जब काम कर रहे होते हैं तो वो ओपिनियन इस तरह की ले नहीं सकते, क्योंकि जब उनके पास मटेरियल डिफेंस साइड से दिया जा रहा है उनको, और डिफेंस उनको तमाम डाटा प्रोवाइड कर रहा है अपने डिफेंस के अंदर, वो तमाम वो जो मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है, तो फिर आपने उसी पर रिलाई करना है अपनी तमाम इन्वेस्टिगेशन को, बजाय कि आप एक थर्ड पार्टी वो जो है वो भिजवा दें केस किसी और को कि आप जी फैसला करें इस पर। तो इन्वेस्टिगेशन का मकसद खत्म हो जाता है। इन्वेस्टिगेशन का बुनियादी मकसद ही ये है कि उन्होंने जो तमाम डाटा प्रोवाइड किया जाए उनका एनालिसिस करें और उसको देखें कि ये डाटा जो है वो जो दिया गया डिफेंस में किस हद तक ये रिलायबल है और किस हद तक इस पर रिलाई किया जा सकता है। तो इसमें इतनी जो है ना वो आप कह लें को रॉकेट साइंस नहीं थी कि इन्वेस्टिगेशन ने वो उसको डिफाइन नहीं कर सके या उसको प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट नहीं कर सके, डाटा उन्होंने वो तमाम उठाया और ओपिनियन के लिए सेंड कर दिया। और वहाँ से भी एक बड़ी हैरानकुन बात थी कि उन्होंने एक फैसला बाबत मुरासला लिख दिया कि हमने फैसला सादर कर दिया। तो वो इज़ नॉट अ कोर्ट, और उन्होंने जो स्टाइल और जो डिसीजन दिया है स्टाइल एज कोर्ट, तो उसको हमने चैलेंज कर दिया है कि ये किस कैपेसिटी में उन्होंने इस फैसले को अनाउंस किया। अच्छा, तो एक तो ये क्लैरिफाई कर दें कि वो फैसला है कि ओपिनियन है ये नज़रियाती ओपिनियन है। फैसला फैसला तो इस सेंस में कह रहे हैं सो कॉल्ड जो डिसीजन है कि वो चूँकि उन्होंने इसको लिखा है फैसला, तो हम इसलिए उसको कोर्ट इन्वर्टेड कॉमास में हम कहते हैं कि वो उनकी तरफ से एक डिसीजन है, जो जिसे हम इम्प्यून डिसीजन कहते हैं। अच्छा, अच्छा। और एक और चीज़ इसके ऊपर ये थी कि ताहिर साहब, ये जो अभी आपने उनकी पॉडकास्ट भी देखी होगी, जो उनके चेयरमैन है नज़रियाती काउंसिल के, तो एक तो मैं समझता हूँ कि वो एक पॉजिटिव चीज़ है आज के ज़माने में, अगर उन्होंने अपने आप को जो है वो अवाम के सामने आके उन्होंने उसके बारे में बात की है। इख्तिलाफ़ात अपनी जगह रखते हुए, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन जो है एटलीस्ट इस पॉइंट पे तो आए हैं कि वो कम से कम अपने आप को अवाम के सामने पेश कर रहे हैं और अपना अपना मौक़िफ़ रख रहे हैं लोगों के सामने। अ, उसमें से ताहिर साहब 2-3 चीज़ें उसमें से हैं, तो मैं बजाय इसके कि जो है वो उन्हीं चीज़ों के ऊपर, अगर मैं एक तो लोगों के लिए बात कर दूँ कि भाई जो-जो ताहिर साहब के बारे में सुनना चाहते हैं, जो-जो बातें अभी रिसेंटली काफ़ी जगहों पे प्लेटफ़ॉर्म किया गया है ताहिर साहब का, आप यूट्यूब पे जाएँ, ताहिर अय्यूबी साहब आप सर्च करें और वहाँ पे आप उनकी वो सारी बातें सुन सकते हैं। मैं जिस एंगल से बात करना चाह रहा था आपसे, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि सर, एक सवाल है मेरा कि हम इस वक़्त इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, ठीक है? बहुत सारे लोगों के लिए वो बहुत सारे लोगों को उनसे नफ़रत भी है, लेकिन बहुत सारे लोगों को उनसे बहुत मोहब्बत है और बहुत उनकी इज़्ज़त करते हैं, और लोगों को मतलब एज़ अ एसेट उनको कंसिडर किया जाता है, ठीक है? उनके उनके गुस्ताख होने ना होने के ऊपर 10 तरह के रंग भी भर दिए गए हैं इस वक़्त, ठीक है? तो पॉइंट ये है, मेरा सवाल आपसे ये है कि सर, आप क्या कर रहे हैं उनको बाहर निकालने के लिए, और गिवन द सिचुएशन, एक मिसअंडरस्टैंडिंग की बेस के ऊपर ऐसे आदमी को सजा ना हो जाए जो कि खुदा फांसी की सजा है। तो आपका इस वक्त जो है क्या आप अपनी दलील और अपने स्किल्स के ऊपर ही खाली रिलाय कर रहे हैं, और अगर आपके स्किल्स और आपकी दलील रह गई तो उनको फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा? मतलब आप प्रैक्टिकली इस वक्त आपके दिमाग में क्या है, व्हाट आर वी डूइंग टू गेट हिम आउट? कि किसी हद तक मैं चीज़ें जो है ना वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इस तरह के जो मैटर्स होते हैं ना 295C जो है, कतई नज़र इस बात से कि उसके जो कंटेंट है वो क्या है, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, उसका पस मंज़र क्या है, क्या बैकग्राउंड है, ये तमाम बातें बाद में रह जाती हैं। हमारे यहाँ जो चीज़ जो रेलिवेंट है वो ये है कि किसी इंसान की जो शख्सियत है उसके बारे में लोगों की राय क्या है। तो उस राय से के कोई मद्देनज़र रखते हुए केस को हमेशा पाकिस्तान में समटाइम देखा जाता है। लेकिन जो एफआईआर का जो मामला है और जो प्रोसेस है वो आप उसमें ये कह सकते हैं कि 295C के अंदर अगर कोई शॉर्टकट है तो शॉर्टकट नहीं है। अगर उसको आप शॉर्टकट में आप कहेंगे कि हमने इसको एक फास्ट ट्रैक पे रख के इसको चलाना है तो आप नुकसान कर लेंगे अपना भी और अपने क्लाइंट का भी नुकसान कर लेंगे। तो आपने इसको शॉर्टकट वे में नहीं लेके जाना। आपने इसको तमाम तरह अपना जो डाटा है, जो तमाम आपका एविडेंस है, जब तक आप उसको फाइनलाइज़ नहीं कर लेते और आप किसी भी मूवमेंट में अगर लीगली आप उसको परस्यू करते हैं तो आपको नुकसान हो सकता है। लिहाजा जब तक एविडेंस आपकी कंप्लीट नहीं हो रही थी, जो कि हमने अभी कंप्लीट कर ली हैं तमाम चीज़ें, कुछ चीज़ें जो है वो पेंडिंग है, वो भी इंशाल्लाह विदिन 2 to 3 डेज़ वो हमारे एंड पे कंप्लीट हो जाएंगी, तो फिर हम इसको आगे परस्यू करेंगे। शाहिद साहब, मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत हूँ इसके अंदर। देखें, जो पाकिस्तान में जो मजहबी और दीनी मामलात होते हैं
वो इमोशंस के थ्रू, इमोशंस के रेल्म से आ रहे होते हैं, इमोशन के एंगल से आ रहे होते हैं। ठीक है, जहाँ पे यहाँ पे भी आपको पता है जो उलमा काउंसिल का भी जो भी अभी ओपिनियन वगैरह है, उसके अंदर भी जो दिल दुखे हैं लोगों के, एक बड़ी सब्जेक्टिव सी चीज है दिल दुखना क्या होता है। ठीक है, एक बड़ी सब्जेक्टिव सी चीज है। जब आप कोर्ट में भी जाएंगे तो ये दिल दुखने वाले जो नोशंस हैं या जो जो इमोशनल साइड के जो नोशंस हैं, अगर जज साहब के सामने डिपेंड करता है कि उनके जो वो इमोशनल नोशंस को किस हिसाब से केटर कर रहे हैं, तो आपकी किसी भी लेवल की दलील होगी, आप बेहतरीन से बेहतरीन कोर्ट केस भी अगर आप पुट अप कर देंगे, लेकिन अगर उस वक्त जज या जूरी या जो भी वहां पे बैठे फैसला कर रहे हैं, अगर उनके सामने वो इमोशनल साइड केटर नहीं हुई, तो आपको पता है फिर कोई फायदा नहीं है वो सारी स्किल्स उधर ऑर्केस्ट्रेट करने का, राइट। मेरा सवाल आपसे ये है कि सर आप ये मुझे बताइए कि जब ये बात आपको भी क्लियर है, बहुत सारे लोगों को भी क्लियर है कि यहाँ पे जाहिर है कि कोई गुस्ताखी, कोई उस तरह से कोई सेंस नहीं बनता। इंजीनियर साहब अगर आपके इस वक्त आपके सामने अगर इंजीनियर साहब को रखा जाए तो गुस्ताखी का सेंस नहीं बनता। आपको लगता है कि कोई जो है वो क्लैरिफिकेशन या कोई माफी टाइप की कोई चीज पुटअप करके इसको इस पूरे मामले को डीकम्प्रेस किया जा सकता है? नहीं, 295C के अंदर ऐसा माफ़ी का कोई कानून मौजूद नहीं है कि कोई माफ़ी मांग ले और कि मैं इस पे रुजू करता हूँ या माफ़ी मांग लेता हूँ, तो वो हाँ, एक हद तक हो सकता है कि लोगों के इमोशंस हैं जिनके अगर अदर साइड से वो कह सकते हैं कि ठीक है, जब उन्होंने माफ़ी मांग ली है, रुजू कर लिया है, तो पब्लिक में एक ओपिनियन हो सकती है, लेकिन कोर्ट में ऐसी कोई चीज़ जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये एक सिनेरियो जो है वो रहा है माजी में भी कि जिन उलमा कराम पे, मुफ्तियान कराम पे इस तरह के एलिगेशंस लगे हैं और कोई उनसे स्लिप ऑफ टंग के तहत या किसी भी वजह से कोई इश्यूज जो कहते हैं मिसहैंडल हुए हैं, तो उन्होंने रुजू किया है और एक माफ़ीनामा एक रिकॉर्ड करवाया है अपना पब्लिक के अंदर कि ये हम इस पर रुजू करते हैं, माफ़ी मांगते हैं। तो वो पब्लिक जब उनको माफ़ कर देती है, एक पब्लिक का एक परसेप्शन होता है, तो वो केसेस में फिर आगे उस तरह से परसू नहीं करते। लेकिन यहाँ इस तरह की कोई सिचुएशन हमारे सामने नहीं आई, चूँकि वेरी बिफोर लॉजिंग ऑफ द एफआईआर ही वाज अरेस्टेड एंड ही वाज अंडर द डिटेंशन। तो फिर ये सिचुएशन तो पॉसिबल ही नहीं थी अगर वो कोई जस्टिफिकेशन देते भी या इस हवाले से कोई बात भी करते, तो ये तो पॉसिबल नहीं हुआ। लेकिन जहाँ तक कोर्ट की बात है, तो कोर्ट में एक तो लॉ भी नहीं है इस पर और ना ही कोई चीज़ एप्लीकेबल है, तो एविडेंस पे ही ये केस कंक्लूड होगा कि आया कि ये देखा जाए कि इस तरह की जो मामला जो अल्फाज हैं वो आनत रसूल की कैटेगरी में आते हैं या नहीं आते। अगर उन्होंने कोई चीज़ कोट की है तो वेदर के ये जो बिलीफ है क्रिश्चियनिटी का बिलीफ है या नहीं है, या उनकी बुक्स में ये चीज़ मौजूद है या नहीं है, या इंटरनेशनल स्कॉलर्स हैं या जो यूनिवर्सिटीज़ की जो रिसर्च हैं उनमें इस तरह का जो है कोई मवाद वहाँ से बन रहा है या नहीं बन रहा है, या इस पर रिसर्च वगैरह हो रही है या नहीं हो रही। तो ये तमाम चीज़ तो रिकॉर्ड का हिस्सा है। तो ये जब रिकॉर्ड के साथ जब पढ़ी जाएंगी कोर्ट के दौरान, तो डेफिनेटली कोर्ट ने इन्हीं पर रिलाई करके डिसीजन देना है। तो वहाँ इमोशंस वाली बात नहीं है, लेकिन किसी हद तक आप ये कह सकते हैं कि प्रेशर ज़रूर होता है। जो ट्रायल कोर्ट्स हैं उन पर प्रेशर होता है कि वो इस तरह के फैसले जो अनाउंस करते हुए सम मोस्टली वो ऐसा होता है कि वो इक्वेटल की तरफ नहीं जाती। ये प्रेशर तो हाई कोर्ट्स से ही फिर ये जो रिलीफ मिलता है इस तरह के केसेस में। अच्छा क्योंकि अब जाहिर है कि आप देखें ना, जो काउंसिल को इन्वॉल्व करने वाला पूरा जो स्टेप है वो क्लियरली नजर आ रहा है कि जाहिर है कि अगर कोर्ट्स को थोड़ा सा रिलीफ चाहिए, थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस चाहिए, तो वो अपने अगर फैसले को, अगर फॉर एग्जांपल वो सजा की तरफ जाते हैं, तो वो अपने फैसले को बैक कर सकते हैं कि भाई ये जो हमारी इस्लामी काउंसिल है इसका भी ये है, हमारा फैसला भी ये है, एवरीथिंग इज अलाइंड। अब भले जो भी बैकलैश आता है वो सिक्योरिटी इदारे हैं वो उसको हैंडल करें। तो मेरा पॉइंट ये है कहने का कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जी सबूत के ऊपर होगा, सब कुछ होगा, लेकिन अगर, और मैं माफी इसकी बात नहीं कर रहा कि वो इस बात की माफी मांगे, मैंने जो वो इस बात की माफी मांगे कि भाई मेरे अल्फाज डिफरेंट हो सकते थे और आगे से मैं ख्याल रखूंगा इन चीजों का, इन लाइंस के ऊपर, और एक रहम की अपील जिसको कहा जा सकता है। क्योंकि देखे ना, एक मिसअंडरस्टैंडिंग के अंदर एक इंजीनियर साहब के स्टेचर का लेवल का आदमी अगर जो है वो जाया हो जाए एक मिसअंडरस्टैंडिंग की बेस के ऊपर, तो इट्स गोना बी अ बिग लॉस। मेरा बस पॉइंट ये है कहने का। तो बजाय इसके कि इस वक्त हम इन चीजों के ऊपर प्ले अराउंड करें, मेरा सिर्फ ओपिनियन है, अगर आप बेहतर जानते हैं, आप लॉयर हैं, आप ज्यादा बेहतर तरीके से इस चीज को समझ सकते हैं। जिस तरह आपने खुद बोला कि हो सकता है कि दूसरी पार्टी खुद ही बैक ऑफ कर ले, वो अपनी केस ही खींच ले, कभी ठीक है इसने रियलाइज कर लिया है, वो कर लिया है, तो हम बैक ऑफ कर जाते नहीं, आपकी बात से मैं बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ, इस पॉइंट पे मैं एग्री कर रहा हूँ। वो बाकी तमाम जो केस के जो मैटर्स हैं वो अपनी जगह पे हैं, लेकिन चूँकि सेंटिमेंट्स मैटर करते हैं तमाम चीज़ों के ऊपर, हर माशरे के अंदर जो चीज़ें वो वेरी करती हैं, सिचुएशन वेरी करती हैं, अल्फाज वेरी करते हैं, वहाँ के सेंटिमेंट्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं, कस्टम्स डिफरेंट हैं, वहाँ की और तौर तरीके डिफरेंट हैं। तो लैंग्वेज का काफ़ी बैरियर होता है कि डिफरेंट कंट्रीज़ में एक अल्फाज के मुख्तलिफ मानी लिए जाते हैं। तो ये तमाम चीज़ें होती हैं, लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद हम ये कहते हैं अगर ये मामला इस तरह से हो जैसे माजी में होता रहा है कि वो एक मामला होता है माफ़ीनामे वाली बात है, या वो कहते हैं कि यार ये जो चीज़ मिस हैंडल हुई है, ये बात नहीं होनी चाहिए थी, ऐसे एहसासात और जज्बात मजरूह हुए हैं, तो हम इस पर वापसी अपने अल्फाज वापस लेते हैं। तो इस पर तो रिलेक्टेंट जो होने वाली या रिजिड होने वाली बात है वो तो नहीं होनी चाहिए, मेरी ज़ाती राय है। मैं खुद चूँकि इन चीज़ों को हम देखते हैं, तो जहाँ परसेप्शन अवाम के साथ आपका एक डायरेक्ट लिंक होता है, तो इस तरह के मामलों में रिजिड नहीं हुआ जाता कि वो अगर इस तरह की कोई ओपिनियन आ जाती है तो आपको ये अल्फाज को आपको कहने